अस्सलाम वालेकुम। अहमद, हसन, इफ्रा, इमाद, ईमान, माहम, शफकत, सैयद शिराज। जी अहमद साहब, आपने ये उसमें हिंदी में या बंगाली में लिखा था? ये को अस्सलाम वालेकुम में कुछ सवाल जवाब लिखा हुआ है अहमद साहब आपने? किसमें है अहमद? हिंदी में है बंगाली में है? हिंदी। अच्छा चलो ठीक है, ठीक है भाई। उर्दू ट्रांसलेशन भी कर दे मेरा फराज, या इंग्लिश ट्रांसलेशन और पंजाबी ट्रांसलेशन। क्या लिखा हुआ था जनाब अहमद साहब? वी आर फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, मैं ये दोस्त मुझे आज नए नजर आ रहे हैं, शफकत फयाजी साहब, इनका माइक ऑन कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम शफकत, आपको आवाज आ रही है? जी वालेकुम सलाम सर, आ रही है आवाज? जी शफकत, आपका आज पहला दिन है बेटा? जी सर, मेरा चला दिन। अच्छा, तो आपने शफकत पहले अटेम्प्ट दिए? नहीं, क्लास में नहीं दी। अच्छा, तो बेटा फिर फर्स्ट तो टाइम। खुद पर थोड़ा लेट नहीं हो गए आप इसको ज्वाइन करने में? सर, मैं पहले ले रहा था सीबीएस में क्लासेस, तो कुछ अच्छा क्लासेस मेरे मिस हो गई थी, मैंने कहा फिर ऑनलाइन भी ले लेते। अच्छा, कहाँ तक किस चैप्टर तक पढ़ चुके हैं वहां से? वहाँ पे सर ये डिसीजन मेकिंग वगैरह का चल रहा था जब मैंने ज्वाइन की। अच्छा, उसके बाद मेरी क्लास मिस हो गई थी काफ़ी। तो आप इस काम से इस्लामाबाद से हैं? जी सर, मैं इस्लामाबाद से। ठीक है, तो कौन कौन सा पेपर देना है शफकत इस दफा? इस बार सर कास्ट और टैक्स। अच्छा चलो ठीक है। तो शफकत, इसमें हम आप ऑलरेडी वैसे कर भी लीजिएगा, और उसमें व्हाट्सएप ग्रुप में बाकी दोस्त भी आपको बता देंगे। हम लोग इस वक्त पढ़ रहे हैं, दो चीजें पैरेलल चल रही है। 5 to 6 चल रही है रेगुलर क्लास, और 6 to 6:30 चल रही जी है मेकअप क्लास। तो रेगुलर क्लास में आज हम ऑलमोस्ट चैप्टर 7 वाइंड अप करके चैप्टर 8 की तरफ जा रहे हैं, और मेकअप क्लास में जी चैप्टर सर। 2 पे। जी जी। ठीक चैप्टर 8 एंड चैप्टर 2। जी, ठीक है। और ठीक है आंसर सर। शीट से चल रहे हैं। इसके अलावा से चैप्टर 11 हम कर चुके हैं, टारगेट कॉस्टिंग का। ठीक है सर। अच्छा जी। जी हाँ जी, टू प्रोसेस वाला सवाल बहुत लंबा है बेटा, अब क्या किया जाए? कोई इसके ऑप्शन नहीं है ना हमारे पास, लंबा है तो है, उसमें क्या किया जाए? दैट इज देयर। जी किस किसने क्वेश्चन किया था जी? वालेकुम अस्सलाम ताहिर जी। क्वेश्चन नंबर लिखिए पहले, जो आज का होमवर्क था, क्वेश्चन नंबर। माहम, सवाल नंबर लिखो बेटा। आज का होमवर्क क्या था? इफरान ने लिखा जी 7.5। ठीक है जी, जिसने 7.5 किया है वो जी। वालेकुम अस्सलाम फजल। हाँ, G5 के बाद में आता हूँ बेटे, 7.5 की पहले बात कर लेते हैं, फिर G5 पे जाऊंगा। जी 7.5 जी हो गया जी, ट्राई किया था हम बेटा, कोशिश ही करनी थी अहमद। अब इसमें जो प्रॉब्लम्स आएंगी वो आपने बतानी थी जी। किसी का जो क्वेश्चंस हैं तो क्यू लिख दें, नहीं है तो नो लिख दें। बेटा सबने रिस्पॉन्ड करना है, क्यू या नो, सबकी तरफ से जवाब आना चाहिए। जी शफकत, वो मैं स्क्रीन करता हूं बेटा। अब मैंने ऑन किया शफकत, वो पहले मैंने ऑफ की हुई थी, किसी के पास भी नहीं थी, अब सबको आ रही होगी। चले ठीक है जी, तो फिर अब हम आते हैं इससे चल के हम अपने पैक की हैंडबुक की तरफ आते हैं। शफकत, 5 चीजें होनी चाहिए रोज आपके पास। इस्लामाबाद से और भी दोस्त हैं क्लास में आपके, आप उनसे रब्ता कर लीजिएगा। ताहिर भी बना इस्लामाबाद से ही हैं, तो आप ताहिर से रब्ता कर लीजिएगा, ताहिर आपको बता देंगे। जी ये G5 था आपका दूसरा होमवर्क, कॉलन, वो पॉलन एंड स्टिग्मा। जी किस किस ने ये पॉलन और स्टिग्मा वाला क्वेश्चन किया जी? डन लिखिए।
अहमद ने किया है, ईमान ने किया है, माहम ने, इफ्रा, ताहिर ने किया है, सैयद शिराज आप भी कल आए थे, अहमद ने नहीं किया। इफ्रा बहुत दिन हो गए हैं बेटा, अब तो पिटाई तुम्हारी कर देनी मैंने किसी दिन। कितने दिन हो गए तुम्हें क्लास में पढ़ते हुए? चलिए जिन्होंने क्वेश्चन सॉल्व किया जी उनको कुछ जो प्रॉब्लम्स आई हो। कहां पे नहीं अवेलेबल बेटी, आप किस स्टेशन पे हैं इफ्रा? बेटा अवेलेबल है, गुड बुक शॉप पे अवेलेबल है, रावलपिंडी में भी गुड बुक शॉप पे अवेलेबल है। और मैंने आपको कहा था ना हो तो आप ऑर्डर ऑनलाइन कर दें। यहाँ जाजिब साहब हैं उस व्हाट्सएप ग्रुप में, आप व्हाट्सएप ग्रुप में है ना इफ्रा? तो बेटी क्यों नहीं है? व्हाट्सएप ग्रुप में आपको होना चाहिए ना। मैं यहाँ नंबर अपना टाइप कर देता हूँ, आप मुझे इंडिविजुअली अपना नंबर टेक्स्ट कर दीजिएगा तो मैं आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल कर लूंगा। आप में से और जो कोई भी नहीं है उस व्हाट्सएप ग्रुप में तो वो लिख दे, वो मुझे मेरे इस नंबर पे इंडिविजुअल टेक्स्ट कर दे तो मैं आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल कर लूंगा, या व्हाट्सएप कर दे। तो बेटी उसमें जाजिब साहब हैं, जाजिब अब्बास साहब, उनसे आप बुक्स के सिलसिले में राब्ता किया करें। हाँ जी, प्रॉब्लम्स तो क्यों लिखें, नहीं है तो खामोश रहें। बेटा यहाँ जी मैं वहां में एक्सप्लेन करता हूँ मेरी बेटी। यहाँ पे उसने लिखा हुआ है कि जॉइंट कॉस्ट एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट यूजिंग एनआरवी मेथड। ठीक है, तो इसकी हम वो निकाल लेते हैं, जरा डीएफडी निकाल लेते हैं। एक मिनट लगेगा बेटी ये पेजेस बुक ओपन होने में। ये देखो बेटा ये इसकी डीएफडी है। अब इस डीएफडी के अंदर ये स्प्लिट ऑफ पॉइंट है, तो यहां पे आके आपने इसकी ये अल्टीमेट सीड की थी सेलिंग प्राइस, इसमें से फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट लेस करके तो आपने इसकी एस्टिमेटेड एनआरवी बनानी थी। और इसकी एनआरवी यही है, स्टिग्मा की एनआरवी यही है, सीड की इसमें से ये लेस करना था। वहां अगर नहीं समझ आ रही बेटी तो मुझे बताइए, मैं आपका माइक ऑन करूं ताकि स्पेसिफिक आपका पॉइंट मैं समझ सकूं कि आपको किस जगह कंफ्यूजन आ रही है। माहम बेटे अगर नहीं समझ आ रही तो माइक लिखिए। अच्छा बेटी मैं आपका माइक ऑन कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम माहम। वालेकुम सलाम सर। जी बेटे बताइए क्या इसमें सर कंफ्यूजन? वो वेरी लास्ट पॉइंट जो है इसमें उसने सेल्स एनआरवी बेसिस लिए हैं, तो सर लास्ट में एलोकेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट जो है वो परसेंटेज की बेसिस पे की है, तो वो एनआरवी की बेसिस पे नहीं करना चाहिए थी, दो को ऐड करके और फिर। हाँ हाँ, अब मुझे जवाब मेरा देखने बेटी, जो परसेंटेज बेस हुई है वो एनआरवी की अमाउंट के ऊपर ही बेस हुई है ना। ओह थैंक यू सर, समझ आ गया। हाँ चलो ठीक है। लगता है हसन को आवाज नहीं आ रही। चलिए चलें जी हमारे से आगे चलते हैं। तो आज का फिर हम इस टॉपिक का, ये शैतान की आंत हो गया, टॉपिक खत्म ही नहीं हो रहा। आप सब लोग भी दुआएं मांग रहे होंगे कि रमजान होने से पहले चैप्टर खत्म हो जाए। किस किस को लग रहा था ये चैप्टर बहुत लंबा हो गया? ठीक है, मुझे पहले बेटे मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि ये चैप्टर इस सिलेबस का सबसे लंबा चैप्टर था, बाकी सारे चैप्टर इस चैप्टर से छोटे चैप्टर्स हैं। चलें जी आज
इस चैप्टर की आखिरी क्वेश्चन, वो भी मैं आपको थोड़ा सा गाइड करूंगा, सवाल आप लोग खुद करेंगे। वो है क्वेश्चन G9, बाइनरी लिमिटेड। अनदर टेक्निकल क्वेश्चन। आई वुड सजेस्ट कि आप लोग अपनी बुक्स फिजिकली ओपन कर लें। पेज 103 पे है ये क्वेश्चन G9। जो जो किताब फिजिकली ओपन कर ले वो यस लिख दे। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन को अब हम देखते हैं, मैं आपके साथ मिलके पढ़ता हूं और हमने इसकी डीएफडी बनानी है। आज का फिलहाल हमारा टास्क ये होगा कि हम इस क्वेश्चन की डीएफडी बनाएं। It says Binary Limited manufactures three products A, B and C in one common process. Following this process, products A and B are sold immediately while product C is subject to further processing. So A और B split off point पे ही सेल हो जाती हैं और C की हम फर्दर प्रोसेसिंग करते हैं और हमें ओपनिंग स्टॉक दिया गया हुआ है, प्रोडक्शन दी गई हुई है, सेल दी गई हुई है। ये जो इंफॉर्मेशन है ओपनिंग स्टॉक, प्रोडक्शन और सेल्स की, इससे क्या मिलेगा? व्हाट विल बी द रिजल्टेंट हियर? ओपनिंग, प्रोडक्शन और सेल्स, व्हाट विल बी द रिजल्टेंट? कम अप, क्लोजिंग, बिल्कुल ठीक, क्लोजिंग विल बी द रिजल्टेंट। यहां से क्लोजिंग स्टॉक निकलेगा। तो क्लोजिंग स्टॉक की मेजरमेंट में मैंने क्लास में पहले करवाई हुई है, आपको समझाया हुआ है कि क्लोजिंग स्टॉक की मेजरमेंट भी करते हैं और इनकी सेलिंग प्राइस दी गई हुई है। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये कॉमन कॉस्ट आ गई। एक और फैक्टर नोट कीजिए, 128 किलोग्राम सी के फर्दर प्रोसेस हुए हैं। सी का क्लोजिंग स्टॉक नहीं आ रहा, बताएंगे कोई कि सी का क्लोजिंग स्टॉक कितना है? क्लास में से कोई बताएगा भाई सी का क्लोजिंग स्टॉक कितना है? बहुत मुश्किल सवाल पूछ लिया है अहमद। अल्लाह अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यार तुम तो सारे ही कितना कितना लायक ही हो ईमान से हैं। 1,34,000 की प्रोडक्शन हुई है और 1,28,000 को फर्दर प्रोसेस किया है, तो बाकी कितना रह गया? फिर सी का क्लोजिंग स्टॉक कितना रह गया? 134 माइनस 128, 6,000 का क्लोजिंग स्टॉक है सी का। ठीक है, समझ आई है? चलें आगे चलते हैं। 1,28,000 kg of C were further processed during the period and converted into 96 kg of Z और उनकी ये कॉस्ट आई और प्रोडक्शन हुई Z की 96 kg और आगे आके बताया गया कि Z के बिके हैं 94 kg। तो Z का क्लोजिंग स्टॉक कितना? फिर 2,000 का। ठीक है जी, और 8,000 यूनिट्स बाय प्रोडक्ट Z के भी बने हैं। चलिए बनाइए जी, इसकी डीएफडी बनाइए, इस क्वेश्चन की डीएफडी बनाइए जिसमें सारी फिगर्स आ रही हो, सिर्फ क्वांटिटीज आ रही हो, अमाउंट्स बेशक ना लिखें। बनाइए इस क्वेश्चन की डीएफडी, ड्रॉ कीजिए, शाबाश। जो ड्रॉ कर ले वो डन लिख दे। और शफकत आप डे 1 में हमारे साथ हैं। 5 चीजें रोज हमारे पास होनी चाहिए: आई कैप की स्टडी टेक्स्ट, आई कैप का क्वेश्चन बैंक, पैक की हैंडबुक और रजिस्टर कैलकुलेटर। और जब तक मैं अलाउ नहीं करता, ये सब माशाल्लाह बहुत अच्छे बच्चे हैं आप समेत, आप लोग आंसर नहीं देखते अनलेस आई अलाउ यू टू। आपके सामने फिजिकली किताब खुली हुई है, आप उसमें G9 देख रहे हैं और डीएफडी बना रहे हैं। सो बनाइए डीएफडी जी।
अच्छा बेटा, ये है इस क्वेश्चन की डीएफडी, इसको देखिए और फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। अभी इस वक्त का आपके साथ टारगेट यही है कि आपने इस डीएफडी को अंडरस्टैंड करना है। एक छोटा सा टाइपिंग एरर है, ये वी है बाय प्रोडक्ट। ये देखिए, हमने रॉ मटेरियल लिया, कुछ कन्वर्जन कॉस्ट इंकर की, उस कन्वर्जन कॉस्ट को इंकर करने के बाद हमारे पास टोटल कॉस्ट आई 17.915 मिलियन, और ये 17.915 मिलियन हमने अपोर्शन करनी है प्रोडक्ट्स में अकॉर्डिंग टू देयर वेट, बिकॉज वो क्वेश्चन में उसी तरह से मेंशन्ड है, दैट विल बी डिवाइडिंग दोज अमंग द प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर वेट। उसमें से 3 प्रोडक्ट्स बन गई, मेन प्रोडक्ट ए, मेन प्रोडक्ट बी और मेन प्रोडक्ट सी, या जो सब्सिक्वेंट रॉ मटेरियल है। इसके इतनी प्रोडक्शन हुई, इतनी सेल हुई, तो ये हमारा क्लोजिंग आ गया। इसकी इतनी प्रोडक्शन हुई और फला क्वांटिटी सेल हुई, तो ये क्लोजिंग स्टॉक आ गया। और जैसा भी हमने देखा था, इतनी प्रोडक्शन, इतनी सेल और ये क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन इसको हमने फर्दर प्रोसेस किया एक 28 में से 1/28 को। इस 1/28 को फर्दर प्रोसेस करने के बाद इसमें से 96,000 मेन प्रोडक्ट बनी, 8,000 बाय प्रोडक्ट बनी। इसका मतलब ये है कि जाया हो गया हमारी क्वांटिटी। ठीक है जी। जी ठीक है, आप सही कह रहे हैं बेटा। वो माम, वो टाइपिंग एरर है बेटी, ठीक कर लेते हैं। बी की प्रोडक्शन 295 है। सो इस जगह पे 295 है। सो बी 2,95,000 बना। और इस सारे प्रोसेस में हमें नॉर्मल लॉस हुआ 24,000 का। आगे गए तो आपके पास ओपनिंग पड़े हुए थे जी के 8, प्रोडक्शन की 96 की, सेल की 94 की, तो क्लोजिंग में 10 बच गए, 2 जमा 8 10, और ये 8 के 8 सेल हो गए। जी डीएफडी में कोई प्रॉब्लम? डीएफडी को देखिए, डीएफडी में कोई प्रॉब्लम हो तो क्यों लिखिए। चलें ठीक है, फिर अब आप इस क्वेश्चन को पूरा कर लीजिएगा। सो हमारा ये चैप्टर खत्म होता है अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम 5 मिनट की प्रेयर ब्रेक करेंगे। आप लोग भी जिन्होंने नमाज पढ़नी पढ़ लें, मैं भी नमाज पढ़ लूं, और फिर उसके बाद आके हम सिलेबस का एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, दैट इज ऑन बजटिंग। तो वो बजटिंग का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो प्रिसाइज 5 मिनट्स प्रेयर ब्रेक। सो मिलते हैं ब्रेक के बाद।
अस्सलाम वालेकुम जी, आई एम बैक। आप में से कौन कौन आ गया दोस्त को वापस बता दें। ठीक है जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा सिलेबस का अगला चैप्टर। जी, हमारा सिलेबस का अगला चैप्टर एक सारी अब इंपॉर्टेंट चैप्टर ही आ रहे हैं, ज़ाहिर है सिलेबस में हम आगे बढ़ रहे हैं तो इसलिए अब जो चीज आएगी वो इंपॉर्टेंट ही आएगी, कोई अनइम्पॉर्टेंट तो आने से रही। तो हमारा सिलेबस का नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 8 बजटिंग। इस वक्त स्क्रीन पे आपके सामने है। ये जो बजटिंग का चैप्टर है बेटे, ये इन इट्स ओन राइट भी इंपॉर्टेंट है, और दूसरा इससे आगे जाके हमने सिलेबस का एक चैप्टर पढ़ना है, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। वो जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का चैप्टर है वो भी बजटिंग के चैप्टर के साथ लिंक चैप्टर है। और बजटिंग के चैप्टर में एक और खास बात कि बजटिंग के चैप्टर के जो ज्यादातर सवाल आए हैं वो मुश्किल सवाल आए हैं। इट्स नॉट दैट इजी चैप्टर। तो हम दोस्तों ने बड़ा इसको ध्यान से करना है बजटिंग के चैप्टर को, and I'll try inshallah to make it easy for you with the help of Allah Almighty, but if you face any difficulty you can always raise your voice and I'll try and resolve it out. खासकर आप में से जो जॉब कर रहे हैं, जैसे साहिर जॉब कर रहा है, जिशान जॉब कर रहा है, और भी कुछ लोग जॉब कर रहे थे, फजल शायद जॉब कर रहा था, मुझे एग्जैक्टली याद, साहिर का और जिशान का तो याद है, तो इनको भी अपने बिजनेस जॉब में भी बड़ी हेल्प करेगा ये चैप्टर। तो हम स्टार्ट करते हैं इन द नेम ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी। हमारा नेक्स्ट चैप्टर चैप्टर नंबर 8 बजटिंग। ये जो बजटिंग का चैप्टर है, इस बजटिंग के चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे बजट की कैरेक्टरिस्टिक्स से। देयर आर 6 कैरेक्टरिस्टिक्स, खूबियां। बजट की 6 खूबियां क्या हैं? तो हम बजट की खूबियों को देखते हैं। बजट की पहली खूबी यह है, द बजट इज अ स्टेटमेंट। क्यों जनाब? हम जब किसी चीज को कहते हैं कि ये स्टेटमेंट है तो इससे क्या मुराद होती है हम अकाउंटेंट्स के लिए? व्हाट डज दिस सिग्निफाई फॉर अस एज एन अकाउंटेंट? कोई जवाब नहीं किसी के पास। बैंक रेकंसिलिएशन स्टेटमेंट, हम उसको बैंक रेकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्यों बोलते हैं? बोलो भाई, को जवाब दो, नहीं तो क्वेश्चन मार्क लिख दो। कहां है भाई माहम? बेटे बजट उस स्टेटमेंट उस चीज को कहते हैं विच इज नॉट पार्ट ऑफ जनरल लेजर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आप बीआरएस नहीं बनाएंगे आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्लोज नहीं हो सकती, लेकिन स्टेटमेंट से मुराद यह है कि वो जनरल लेजर का हिस्सा नहीं है। सो बजट जनरल लेजर का हिस्सा नहीं है और हो भी नहीं सकता। क्यों? अगली बात करते हैं। बजट इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड इन एडवांस। बजट एडवांस में बनाया जाता है, बजट फ्यूचर के लिए बनाया जाता है। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग हिस्टोरिक इन नेचर है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पास्ट के लिए होती है, तो इसका मतलब है लेजर पास्ट के लिए बनता है, तो बजट कभी भी लेजर का हिस्सा नहीं हो सकता। सो बजट इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड इन एडवांस, एक्सप्रेस्ड। बजट की एक्सप्रेशन, बजट कैसे एक्सप्रेस किया जाता है? बजट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन क्वांटिटी और अमाउंट और बोथ, क्वांटिटी एंड अमाउंट। अभी पढ़ाया तो नहीं है लेकिन रेफर कर रहा हूं। अगर हम क्वांटिटेटिव बजट की बात करें तो क्वांटिटेटिव बजट की एग्जांपल है प्रोडक्शन बजट। जो प्रोडक्शन का बजट पढ़ेंगे वो क्वांटिटेटिव बजट की एग्जांपल है। अगर मॉनेटरी बजट की बात करें तो वो है कैश बजट। कैश के बजट में सिर्फ अमाउंट्स होती हैं। और अगर हम बोथ की बात करें कि क्वांटिटी एंड अमाउंट बोथ, तो आज कोशिश में करूंगा शुरू हो जाए सेल्स का बजट। सेल्स के बजट में क्वांटिटी भी आती है और सेल्स के बजट में अमाउंट भी आती है। सो बजट इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड इन एडवांस, एक्सप्रेस्ड इन क्वांटिटी, अमाउंट और बोथ,
बजट इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। एक खास वक्त के लिए बनाया जाता है और उसको हम बजट पीरियड बोलते हैं। बजट ये भी हो सकता है कि अभी जब अजान होगी थोड़ी देर बाद तो ताहिर अपने दोस्तों के साथ अफ्तारी करेगा, तो कितने का बजट खर्च करेगा दो दोस्तों के साथ। और बजट ये भी हो सकता है कि मैं ये सोचूं कि आज से 20 साल बाद मैं क्या कर रहा हूँगा। और बजट ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंटल लेवल पे ये प्लानिंग हो कि आज से 100 साल बाद पाकिस्तान कहाँ खड़ा होगा। सो बजट कुड बी एनीथिंग, शॉर्ट और लॉन्ग। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं बार बार आपको जब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ाऊंगा तो याद कराऊंगा ये बातें। बजट बनाने के लिए हमेशा एक एग्रीड पॉलिसी होती है, एक पॉलिसी के तहत बजट बनेगा। मैं कहता हूं हाँ जी, आप में से जॉब लड़कियों में से कौन कर रहा है, मेरा हाल है कोई लड़की भी जॉब कर रही थी, आई एम नॉट श्योर। चलें जिशान, बजट बनाओ भी अपने, सेल्स का बजट बनाओ अपने अमेरिकन रेस्टोरेंट का। तो जिशान मुझसे कहेगा कि सर आपने सारी कैश सेल्स करनी है कि कोई कॉर्पोरेट कस्टमर्स होंगे जिनको हम उधार भी देंगे, और कोई बड़ी पार्टी आएगी तो उसको कोई डिस्काउंट भी देंगे, और अगर कोई ये करेगा तो क्या करेंगे, और अगर कोई वो करेगा तो क्या करेंगे। तो पॉलिसी होनी चाहिए। सो हमारे लिए वो पॉलिसी एग्रीड होगी, और हमारे लिए एग्रीड से मुराद है तो क्वेश्चन में गिवन होगी। और बजट का हमेशा एक डिफाइंड ऑब्जेक्टिव होता है कि हम बजट क्यों बना रहे हैं, और आमतौर पे वो जो ऑब्जेक्टिव है वो बजट का नाम ही होता है, टाइटल ही होता है। जैसे सेल्स बजट का मकसद ये है कि सेल्स का बजट बनाना, कैश बजट का मतलब ही कैश का बजट बनाना, प्रोडक्शन बजट का मतलब ही प्रोडक्शन का बजट बनाना। ठीक है, सो ये 6 खूबियां हैं, लाल टोपी, नीला रुमाल, काले जूते, हरे ग्लासेस। तो जिस स्टेटमेंट में ये 6 खूबियां होंगी वो स्टेटमेंट बजट कहलाएगी। अब अगर एग्जाम में आपको लिखना आ जाए कि डिफाइन अ बजट, तो आप इन्हीं 6 बातों को एक स्ट्रेट सेंटेंस की सूरत में लिख देंगे। दैट बजट इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड इन एडवांस, expressed in quantity amount of both for a specific period of time under an agreed policy to achieve a defined objective। तो मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने ये 6 बातों को एक जुमला बना दिया। तो जब मैंने ये 6 बातों को एक जुमला बना दिया तो ये क्या बन गई, बजट की डेफिनेशन। यहां तक जी कोई प्रॉब्लम किसी को तो क्यों लिख दें, नहीं है तो कुछ ना करें। अच्छा जी, नेक्स्ट अपने पास हेडिंग दीजिए की पॉइंट्स, 2 की पॉइंट्स ऑफ बजटिंग। बजटिंग की कोई बड़े अहम की पॉइंट्स क्या हैं, मैं बोलता जाता हूं, आप लोग लिखते जाइए कि बजटिंग के 2 बड़े अहम की पॉइंट्स हैं। जी, पहला की पॉइंट लिख लिए, फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बजट इज, from examination point of view budget is just a meaningful arrangement। From examination point of view budget is just a meaningful arrangement of given data। तो बजट क्या है, एक मीनिंगफुल अरेंजमेंट है ऑफ गिवन डाटा। तो बड़े अहम वर्ड है, अरेंजमेंट है लेकिन उस अरेंजमेंट का कोई मतलब होना चाहिए, और डाटा जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन होगा। तो बजट इज जस्ट अ मीनिंगफुल अरेंजमेंट ऑफ गिवन डाटा। ये एक डाटा है जी, बताएं इसका क्या मतलब है। इसका कोई मतलब नहीं है। अब मैं इसको मतलब पहनाता हूं, इसको अरेंज करता हूं। अब बताइए इसका क्या मतलब है।
नाउ व्हाट डज दिस मीन? कोई जवाब नहीं किया। इसका मतलब स्माइल, आई एम हैप्पी, स्माइली, आई एम हैप्पी। सो आपकी ये 4 चीजें थी, उन्हीं 4 चीजों को मैंने मीनिंगफुली अरेंज कर दिया तो आपको पता चल गया आई एम हैप्पी। ठीक है, और यही अदर वे ऐसे होता अगर तो फिर सैड, अनसैड। चले, सो वो गिवन डाटा को मीनिंगफुली अरेंज करना है, डाटा गिवन होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, द बेस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, द बेस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट of every budget, the base direct or indirect of every budget is sales. दुनिया के हर बजट की बेस जो है वो सेल्स है। एक मिनट का फाइल ओपन हो जाए। सो दुनिया के हर बजट की बेस जो है वो सेल्स है। दुनिया का हर बजट कहां से शुरू होता है? सेल से शुरू होता है। इवन पिछले दिनों भी सादार साहब ने पाकिस्तान का बजट प्रेजेंट किया, वो भी सेल से शुरू होगा। आउटस्टेशन कौन से कौन कौन है? कौन दूसरे शहर में रहता है? वैसे तो मुश्किल क्लास ले रहे हैं, कोई है आउट स्टेशन से? चले, मैं लाहौर में रहता हूँ आउट स्टेशन से, ठीक है, मेरा गांव है पता नहीं, चले मुनीत क्या है, चले पेशावर है, मैं पेशावर से आया हूँ और लाहौर पढ़ने के लिए, और अब्बा जी से मुझे 10,000 रुपये महीने के मिलते हैं खर्चे के लिए। तो मेरा बजट कहाँ से शुरू होगा? 10,000 रुपये से, कि मैं पेशावर से लाहौर पढ़ने आया हूँ और मुझे अब्बा जी से 10,000 रुपये मिल रहे हैं। तो पाकिस्तान का बजट भी सेल से शुरू होता है कि अगले सालों में हम इतना टैक्स लगाएंगे और इतनी हमारा खर्चा होगा, ये डेफिसिट होगा और ये फलां तरीके से पूरा करेंगे। सो दुनिया का हर बजट सेल से शुरू होता है जी। यहां तक किसी को कोई पॉइंट तो क्यों लिख दे, वरना मैं आगे चलूं। अच्छा जी, अब हमारे आज के लेक्चर की सबसे इंपॉर्टेंट बात है मास्टर बजट। तो मास्टर बजट को पढ़ने के लिए हम हैंडबुक से हेल्प लेते हैं। हैंडबुक का पेज नंबर है 162, आंसर टू क्वेश्चन नंबर H12। आई वुड रिकमेंड कि इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट स्क्रीन आप सब लोग उसको फिजिकली भी ओपन करें, अपने अपने पास अपनी अपनी किताबों में भी ओपन करें। फ्रेंड्स, दिस इज मास्टर बजट, या इसका नाम है 7 स्टेप्स अप्रोच टू बजटिंग। तो ये डॉक्यूमेंट जो आपके सामने है, दिस इज कॉल्ड मास्टर बजट। जो नीचे लिखा भी हुआ है, और दिस इज कॉल्ड 7 स्टेप्स अप्रोच टू बजटिंग। बजट बनाने के लिए 7 स्टेप्स। तो अगर आप यहां पे देखिए तो जो हमारा पहला स्टेप है बजट बनाने का, वो पहला स्टेप है सेल्स का बजट। तो जो हमने कहा था कि दुनिया का हर बजट कहां से शुरू होता है? सेल्स से शुरू होता है। तो सेल्स के बजट के बाद, अब मैं सिर्फ सम अप कर रहा हूं, अभी मैं पढ़ा नहीं रहा, पढ़ाऊंगा ये सारे बजट अलग-अलग। सेल्स के बजट से आप आते हैं प्रोडक्शन के बजट पे। मैंने कहा मैं 10,000 मार्कर बेचूंगा, तो स्टॉक प्लस माइनस करके 10,000 मार्कर बेचने के लिए मुझे 12,000 मार्कर बनाने पड़ेंगे। ये 12,000 मार्कर मेरा प्रोडक्शन का बजट। इतनी प्रोडक्शन के लिए मेरा रॉ मटेरियल क्या होगा? मुझे प्लास्टिक कितना चाहिए होगा, मुझे लेबर कितनी चाहिए होगी, मुझे ओवरहेड कितने चाहिए होंगे, और मटेरियल, लेबर और ओवरहेड को इकट्ठा कर लें तो ये बनाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और इस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस ऐड कर दें तो ये बन जाता है बजटेड इनकम स्टेटमेंट। और इस बजटेड इनकम स्टेटमेंट की बेस पे कैश का बजट बनाते हैं, लेकिन इसके अंदर कैपिटल एक्सपेंडिचर का बजट भी आता है, लॉन्ग टर्म बजट आता है। ये हमने इसका एक सेपरेट चैप्टर है हमारे पास, चैप्टर 16 है शायद, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का, तो हम वहां पढ़ेंगे। फिलहाल मेरे चैप्टर में कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट नहीं होगा, लेकिन कॉन्सेप्चुअली होता है। ये भी आता है यहाँ कैश बजट में, और इसकी बेस पे बजटेड बैलेंस शीट बन जाती है। जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे इंशाल्लाह
और मैं आऊंगा और कहूंगा हाँ जी ईमान बीबी मैंने शुगर में लगानी है, जरा मुझे फिजिबिलिटी तो बना के दें, तो ईमान मुझे क्या बना के देंगी? ईमान मुझे ये 3 चीजें बना के देंगी, बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बजटेड कैश फ्लो और बजटेड बैलेंस शीट। तो इसलिए इन तीनों को मिला के कहते हैं 7 स्टेप्स अप्रोच टू बजटिंग। जी बजटेड स्टेटमेंट ये वाली बेटी ईमान, ये जो 3 बताई हैं, बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बजटेड कैश फ्लो और बजटेड बैलेंस शीट। तो ये हमारा ब्रेड एंड बटर है यार, सारी जिंदगी हमने यही करना है, बजट बनाने हैं। जी बजट के इन 7 स्टेप्स में कोई प्रॉब्लम? तो ये शिराज साहब के सवाल का जवाब, बजट इनपुट से रिलेट करते हैं कि आउटपुट से? अच्छा जी, अहमद शिराज कह रहे हैं आउटपुट से, किसी और का जवाब? गुड, अहमद कह रहे हैं इनपुट से। कोई वो भी है जो कहता है ना इनपुट ना आउटपुट? और कोई मेरी तरह का पागल भी है जो कहता है दोनों? ये रॉ मटेरियल ये इनपुट है और प्रोडक्शन ये फिनिश गुड्स आउटपुट है। तो हमारे बजट में दोनों होते हैं, फिनिश गुड्स भी होती है और रॉ मटेरियल भी होता है, इनपुट भी होती है और आउटपुट भी होती है। ठीक है, सही शिराज, समझ आ गई? चले अब एक और तरह से आपको बताता हूं। क्यों जी, पाकिस्तान में कितने सूबे हैं? 4 हम आमतौर पे कहते हैं, वैसे 5वां भी है, गिलगित भी है, लेकिन 4 सूबे हैं। तो हमारे जितने भी शहर हैं वो इन चारों में से किसी एक सूबे में होंगे। तो इसी तरह बजट की कैटेगरीज, बजट के कितने सूबे हैं? अहमद जान साहब फरमा रहे हैं 6 सूबे हैं, जो मेरे लिए भी नॉलेज है। अहमद कौन से 6 सूबे हैं? कश्मीर लेके रहेंगे, चलो ठीक है, फिर बन जाएगा इंशाल्लाह, 6ठा सूबा कश्मीर बन जाएगा, अभी 5 ही हैं। चले जी, सो बजट की कैटेगरीज, बजट के 3 कैटेगरीज, 3 सूबे हैं। पहला सूबा कहलाता है रेवेन्यू बजट, और ज़ाहिर है सूबे में फिर शहर होंगे, आगे आगे बजट्स होंगे, ये कैटेगरी है। और रेवेन्यू बजट के बाद कैश बजट, और कैश बजट के बाद फ्लेक्सिबल बजट, फ्लेक्सिबल बजट। तो बजट की ये 3 कैटेगरीज हैं, हम इसको अपने लेक्चर से लिंक करते हैं। ये जो बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तक यहां तक है, ये सारे कहलाते हैं रेवेन्यू बजट, और उससे नीचे है कैश बजट। फ्लेक्सिबल बजट भी यही है, लेकिन हमें अभी समझ नहीं है, नजर नहीं आ रहा, सेंस नहीं है हमें, जब हमें सेंस आएगी तो हमें नजर भी आ जाएगा। तो कैश, ये हमारे रेवेन्यू बजट्स हैं, कुछ कैश बजट्स हैं, और इस सारे बजट में देखिए, ये आपकी बताइए इनफ्लो कितनी जगह पर है? पैसे आ कहां से रहे हैं सारे बजट में? इनफ्लो कितनी जगह पर है? ऑल, काश शायद तुम्हारी जुबान में घी शक्कर, बताइए जी, इनफ्लो कहां से आ रही है? इनफ्लो सिर्फ एक ही जगह से आ रही है, और वो है सेल्स का बजट, एक ही जगह से आ रही है। और आउटफ्लो कहां कहां जा रही है? पैसे जा कहां कहां रहे हैं?
ताहिर सियासी बयान देने बंद कर दो, ठीक है, एग्जैक्ट बताओ। माम और थोड़ा इंप्रूव करें बेटी आपके सवाल को। हाँ ये देखिए, नहीं 2 में कैश नहीं जा रहा अहमद, 3 में जा रहा है बेटे। 2 में तो प्रोडक्शन करनी है, और प्रोडक्शन इस रॉ मटेरियल से होनी है, इस लेबर से होनी है, इस फैक्ट्री ओवरहेड से होनी है। सेलिंग एडवांस एक्सपेंसेस पे करने पड़े हैं, ये पे करने पड़ने हैं। सो 3, 4 और उसके अलावा ये कैपेक्स है, ये यहां पे सारे कैश आउटफ्लोज हैं। तो ज्यादातर आपकी क्या है, कैश आउटफ्लोज, कॉस्ट, खर्चे ज्यादा हैं। तो अब हमने बजट बनाना है, तो कॉस्ट का बजट ज्यादा टेक्निकल है, क्योंकि कॉस्ट की ज्यादा वेन्यूज हैं। तो कॉस्ट का बजट बनाने के लिए हमें कॉस्ट बिहेवियर का पता होना चाहिए। तो कॉस्ट का बजट बनाने के लिए कॉस्ट बिहेवियर का पता होना चाहिए। तो मैं आपके सामने कॉस्ट बिहेवियर का एक टेबल बना रहा हूं, क्लास में बहुत दफा पहले बनाया है, आप सब लोग इस टेबल को फिल कर लें। हमने ये टेबल फिल करना है पर यूनिट और टोटल कॉस्ट का बिहेवियर पढ़ रहे हैं हम लोग, और हमने ये देखना है कि वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, फिक्स कॉस्ट क्या होती है, और टोटल कॉस्ट क्या होती है, इनका बिहेवियर क्या हो रहा है। और हमारी पहली सिचुएशन है जो मैं ब्लू से लिख रहा हूं, इंक्रीज कर रही है प्रोडक्शन, इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, प्रोडक्शन बढ़ रही है। पहले मैं 2000 कुर्सियां बना रहा था, 3000 बना रहा हूं, 3000 से 4000 बना रहा हूं, 4000 से 5000 बना रहा हूं, तो मेरी प्रोडक्शन बढ़ रही है। जब मेरी प्रोडक्शन बढ़ रही है तो मेरी टोटल फिक्स कॉस्ट का क्या बिहेवियर होगा, टोटल फिक्स कॉस्ट, कोई जवाब नहीं किसी के पास, अल्लाह अकबर। टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट फिक्स रहेगी, सेम रहेगी, उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं आएगी। मैं ये इस वक्त जहां क्लास पढ़ा रहा हूं, इसका किराया मैं 10,000 रुपया महीना देता हूं, तो आप में से स्टूडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं रोज। आज शफकत फयाजी भी आ गया है, लेकिन इसकी वजह से मुझे पैक वाले मुझसे किराया नहीं ज्यादा लेंगे कि आज शफकत फयाजी भी आ गया, इसलिए किराया ज्यादा कर दें। मेरी टोटल फिक्स कॉस्ट क्या रहेगी, फिक्स्ड। और मेरी टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्रोडक्शन वॉल्यूम बढ़ने से क्या होगी, इंक्रीज करेगी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज करेगी। और पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट फिक्स्ड रहेगी, सेम रहेगी। आप सब जब ज्वाइन करते हैं तो फॉर एग्जांपल मैं आपको नोट्स देता हूं, और उन नोट्स पे मेरा 100 रुपए का खर्चा आता है, तो जितने स्टूडेंट्स आएंगे उतनी टोटल नोट्स की कॉस्ट तो बढ़ेगी, लेकिन पर स्टूडेंट कॉस्ट 100 रुपीज ही रहेगी। और पर यूनिट फिक्स कॉस्ट का क्या बिहेवियर है, ये डिक्रीज करेगी। और टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट इंक्रीज करेगी, और पर यूनिट टोटल कॉस्ट डिक्रीज करेगी। वैसे भी मैथ है, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट बराबर होती है टोटल कॉस्ट के। एक फैक्टर फिक्स्ड है, एक डिक्रीज कर रहा है तो टोटल डिक्रीज करेगा, एक फिक्स्ड है एक इंक्रीज कर रहा है तो टोटल इंक्रीज करेगा। जी इंक्रीजिंग प्रोडक्शन वॉल्यूम या इंक्रीजिंग बिहेवियर में कोई प्रॉब्लम, अब आप सब बताइए कि अगर मेरा प्रोडक्शन वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा हो तो मेरा बिहेवियर क्या होगा। डिक्रीजिंग प्रोडक्शन, डिक्रीजिंग प्रोडक्शन में पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट, प्रोडक्शन कम हो रही है वो फिक्स ही रहेगी। पर यूनिट फिक्स कॉस्ट, पर यूनिट फिक्स कॉस्ट, प्रोडक्शन वॉल्यूम कम हो रहा है वो बढ़ जाएगी, और पर यूनिट टोटल कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। पहले मकान का किराया 10,000 था, हम 4 दोस्त थे, अब 2 रह गए हैं तो किराया बढ़ गया है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज करेगी, और टोटल फिक्स कॉस्ट ये फिक्स्ड रहेगी,
और टोटल कॉस्ट डिक्रीज करेगी। इसको इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहते हैं। जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ाते रहेंगे आपकी टोटल कॉस्ट बढ़ती रहेगी, लेकिन पर यूनिट कॉस्ट कम होती रहेगी। अगर कुछ दोस्तों को प्रॉब्लम हो तो ये हमने ऑलरेडी कॉस्ट बिहेवियर के चैप्टर में ये बातें की हुई हैं, मैंने पहले भी क्लास में आपको दिखाया हुआ है। एक मिनट फाइल ओपन हो जाए। ये आपके सामने आंसर टू क्वेश्चन नंबर M29 पेज 262। M29 पेज 262। सो अगर इस टेबल को आप लेफ्ट टू राइट देखेंगे तो ये प्रोडक्शन वॉल्यूम इंक्रीज का टेबल है, और राइट टू लेफ्ट कमरे में चले लंच रूम में आ रहा हूं, और अगर राइट टू लेफ्ट देखेंगे तो ये प्रोडक्शन वॉल्यूम डिक्रीज का टेबल है। तो आप देखिए जैसे जैसे मैं प्रोडक्शन बढ़ाता जा रहा हूं मेरी टोटल कॉस्ट तो बढ़ रही है, लेकिन पर यूनिट कॉस्ट कम हो रही है। जी यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो क्यों लिख दे। चलें ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि हम बिहेवियर ऐसा लिखें जो वॉल्यूम डिपेंडेंट ना हो। तो मैं आपके साथ जेनेरिक बिहेवियर डिस्कस करता हूं जो वॉल्यूम डिपेंडेंट नहीं है। मेरी पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट हमेशा फिक्स्ड रहती है। मेरी पर यूनिट फिक्स कॉस्ट का इनवर्स बिहेवियर होता है। मेरी पर यूनिट टोटल कॉस्ट का इनवर्स बिहेवियर होता है। मेरी टोटल वेरिएबल कॉस्ट का डायरेक्ट बिहेवियर होता है। टोटल फिक्स कॉस्ट का फिक्स बिहेवियर होता है और टोटल कॉस्ट का डायरेक्ट बिहेवियर होता है। ठीक है जी। चले आज का लेक्चर वाइंड अप करते हैं। आज के लेक्चर का आपका होमवर्क ये है, ये मैं किताब से आपको जरा बता रहा हूं, ये हमारा चैप्टर 8 है। इस चैप्टर 8 में ये लीनियर रिग्रेशन का फॉर्मूला गिवन है। आप सबने मॉड्यूल ए में लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस पढ़ा हुआ है पेज 209 पे। तो आपका आज का होमवर्क ये है कि आपने ये लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस और इसका फॉर्मूला रिवाइज करके आना है। ठीक है जी। किसी ने कुछ पूछना है तो क्यों लिख दे, अदरवाइज रेगुलर क्लास के लिए मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम एंड अल्लाह हाफिज। कल इंशाल्लाह बशर्ते जिंदगी मुलाकात होगी। 1 मिनट का पॉज और फिर मैंने कुछ बात करनी है स्पेशल क्लास वालों से। अल्लाह हाफिज साहब। जी अल्लाह हाफिज। जी जनाब आई वेलकम द रेस्ट ऑफ यू, अहमद शिराज, फजल करीम, हसन, इमाद, ईमान, शफकत, ताहिर, जिशान टू द स्पेशल क्लास। तो बेटे स्पेशल क्लास में हम चैप्टर 2 ऑलमोस्ट खत्म कर चुके हैं। उसमें 1-2 बातें रहती हैं वो हम कल करेंगे, आज जरा थोड़ी सी मुझे जल्दी है। अच्छा जी, स्पेशल क्लास में आपका होमवर्क था, कल हमने इन्वेंटरी लेवल्स पढ़े थे और ये क्वेश्चन 2.7 आपका होमवर्क था जी। क्वेश्चन 2.7 में किसी दोस्त को कोई प्रॉब्लम जी? कितने लोगों ने किया है? जिन्होंने किया है वो डन लिखें। ईमान ने किया है, हसन ने किया है,
अहमद शिराज ने किया है, बस ताहिर ने किया है, चलें फजल ने किया है, शाबाश, ठीक है ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2.5, ये मैं आपके साथ मिलके पढ़ रहा हूं, इसका पार्ट ए। जरा अपने चैट बॉक्स पे हाथ रखिएगा। कराची लिमिटेड इज अ लार्ज रिटेलर ऑफ स्पोर्ट्स गुड्स। अब मैं क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पे जा रहा हूं। वर्क आउट द मोस्ट इकोनॉमिकल ऑप्शन। तो क्या मैंने क्वेश्चन के अंदर ईओक्यू निकालना है, हाँ या ना? हसन सेज नो, ताज सेज यस, ज्यादातर नो कह रहे हैं। मोस्ट इकोनॉमिकल ऑप्शन करनी है आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस। मेरे पास गिवन ऑप्शन है 2000, 3000, 4000, 6000, 8000। ये 5 ऑप्शंस गिवन है, नजर आ रही है ना 5 ऑप्शंस? ये 5 ऑप्शंस गिवन है, 1 2 3 4 5। इन 5 में से मोस्ट इकोनॉमिकल ऑप्शन ढूंढनी है। भाई टी शर्ट है मेरे पास व्हाइट, ब्लैक, ग्रीन, रेड, ब्लू, जो चाहे ले लें। सर कहता सर मैंने येलो चाहिए। मैं कहूंगा पुत्र मेरे को 5 है कलर होने से येलो तो है नहीं, ना 5 को ले ला। तो वर्क आउट द मोस्ट इकोनॉमिकल ऑप्शन आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस। चले, एक तो ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट, कराची लिमिटेड इज अ लार्ज रिटेलर ऑफ स्पोर्ट्स गुड्स। द कंपनी बाइज फुटबॉल्स फ्रॉम अ सप्लायर इन सियालकोट। कराची लिमिटेड यूजेस इट्स ओन ट्रक टू पिक अप फुटबॉल्स फ्रॉम सियालकोट। तो कराची लिमिटेड के पास कितने ट्रक हैं? कोई जवाब नहीं किसी के पास। कराची लिमिटेड के पास एक ही ट्रक है, इट्स ओन ट्रक। इट्स ओन ट्रक्स नहीं, एक ही ट्रक है। द ट्रक कैपेसिटी इज 2000 फुटबॉल पर ट्रिप एंड कंपनी हैज बीन गेटिंग अ फुल लोड मेकिंग 12 ट्रिप्स ईच ईयर। तो इसका तो महीने का एक ट्रिप, तो मतलब एक ही ट्रक है मेरे पास। तो साल की मेरी कितनी रिक्वायरमेंट होगी, कितने फुटबॉल चाहिए मुझे? साल के 24,000 फुटबॉल चाहिए। Recently, the supplier has revised its prices and offered quantity discount as under। जी जीशान साहब ने हमें ये डिस्काउंट दिए हैं। इसके अंदर क्या चेंज है डिस्काउंट के अंदर जो पहले नहीं थी? आप पहली दफा आई मेरे साथ क्लास में, आपको डिस्काउंटेड प्राइस गिवन है, डिस्काउंट की परसेंटेज नहीं गिवन, डिस्काउंटेड प्राइस गिवन है। ठीक है, समझ आ रही है यहां तक? परसेंटेज मिसिंग है, परसेंटेज अप्लाई करके ताहिर प्राइस निकाल दी है। ऑल परचेजेस आर टू बी मेड इन लॉट्स ऑफ 1000 फुटबॉल। क्या इस जुमले का सवाल पे कोई इंपैक्ट है? ऑल परचेजेस आर टू बी मेड इन लॉट्स ऑफ 1000 फुटबॉल। कोई इंपैक्ट नहीं है, अहमद शिराज ने कहा। शाबाश अहमद, क्यों? क्योंकि मेरी जो ऑप्शंस है वो ऑलरेडी 1000 में ही है। मेरी जो ऑप्शंस है ताहिर वो ऑलरेडी 1000 में है, तो इस जुमले का मेरे ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं है। ठीक है, चलें, ये सवाल आप लोगों का होमवर्क है। आज की स्पेशल क्लास में ऑफ कर रहा हूं, मुझे कुछ जल्दी है, मुझे कहीं पहुंचना है। तो फिर कल इंशाल्लाह बशर्ते जिंदगी मुलाकात होगी। ये 2.5 चैप्टर करके आइएगा, तो कल इंशाल्लाह होपफुली हम इसको वाइंड अप कर लेंगे। चलें ठीक, अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम एंड अल्लाह हाफिज। कल मिलते हैं, टेक केयर। जाहिर